मैं हवा हूं कहाँ वतन मेरा, दश्त मेरा न ये चमन मेरा। मैं एक टूटा हुआ सितारा हूं, क्या बिगाड़ेगी अंजुमन मेरा। हर घड़ी एक नया तकाजा है, दर्द सर बन गया बदन मेरा। मेरी मैयत पे कोई रोया है, इसलिए जल गया बदन मेरा। मैं हवा हूं कहाँ वतन मेरा, दश्त मेरा न ये चमन मेरा। जनाब हनाफी की इस गज़ल के साथ मैं अन्नू कपूर आप सभी ख़वातीन और हज़रात का इस्तक़बाल करता हूँ तरानों और अफसानों की महफ़िल में, जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। जनाब रोज़ की तरह आज भी हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर के किस्से कहानियाँ लेकर हाजिर हूँ और इन्हीं दास्तानों से महफ़िल सजाऊँगा। आज की महफ़िल में आप सुनेंगे एक किस्सा फ़िल्म तीसरी कसम का। राज कपूर और वहीदा रहमान फिल्म शूट करने के बाद वापस लौट रहे थे। बीना रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकी और स्टूडेंट्स ने उन्हें मजबूर कर दिया बाहर आने के लिए। राज कपूर आ गए, उन्होंने कहा वहीदा रहमान को भी आना चाहिए। स्टूडेंट्स जिद पकड़ के बैठ गए और इतने गुस्से में भर गए जब वहीदा रहमान बाहर नहीं आई कि ट्रेन पर उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। ये किस्सा आज की महफिल में। एक और किस्सा होगा अभिनेता प्राण के जीवन का किस्सा। बताऊंगा कि किस तरह प्राण को उनकी पत्नी शुक्ला की वजह से मिला एक नया जीवन दान, एक प्राणदान। इसके साथ साथ बात करूंगा उस फिल्म की जिसकी शूटिंग के दौरान 3 महीने तक किसी को भी कोयम्बटूर से बाहर जाने की परमिशन ही नहीं थी। टीम के एक्टर्स के यूनिट के एयर टिकट्स भी प्रोडक्शन टीम ने रख लिए थे और एयरलाइन को भी ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए थे कि अगर उनका कोई आदमी बॉम्बे का टिकट लेने आए तो उसे टिकट ना दिया जाए। कौन सी थी ये फिल्म? इन स्टोरीज के अलावा ट्रेजेडीज ऑफ बॉलीवुड में आज मैं बात करूंगा उस एक्टर की जो अचानक फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गया। अफवाहें उड़ी, किसी ने कहा कि वो मिसिंग है, किसी ने कहा कि वो नहीं मिसिंग नहीं है, वो मेंटल असाइलम में है, तो किसी ने यहां तक कह दिया कि ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। कौन था यह कलाकार? और आखिर में है लिसनर का एक सवाल कि फिल्म बंबई का बाबू का एक गाना, देखने में भोला है दिल का सलोना, बंबई से आया है बाबू चिनोना, ये क्या ओरिजिनल है या किसी फिल्म से उठाया गया है? इन सब बातों का खुलासा आज की महफिल में। कहानियों से पहले इब्तदा एक सदाबहार नगमे के साथ। जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो वहीदा रहमान ने अपनी किताब में बताया है। बात है फिल्म तीसरी कसम की शूटिंग की। शूटिंग मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर बीना में हो रही थी। शूटिंग के बाद सबको बीना से बॉम्बे आना था। फ्लाइट्स थी ही नहीं, इसलिए यूनिट ने दोपहर की ट्रेन पकड़ी। ट्रेन में राज कपूर, उनके 2 दोस्त वहीदा रहमान, उनकी सिस्टर सईदा और हेयर ड्रेसर भी शामिल थी। सब अपने अपने एयर कंडीशन कंपार्टमेंट में बैठ गए। थोड़ी ही देर में ट्रेन चली मगर चलते ही रुक गई। 5 मिनट बीते, फिर चली, फिर रुक गई। तब खिड़की से झांककर यूनिट के लोगों ने जब बाहर देखा तो ट्रेन के दोनों तरफ जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। लोग चिल्ला रहे थे, उतरो उतरो, देखना है देखना है। एक अजीब सा जमघट था, अजीब सा कमोशन था। राज कपूर के पूछने पर उन्हें बताया गया कि कॉलेज के विद्यार्थियों ने ट्रेन रोक ली है। अगर आप चलकर स्टूडेंट से और उनके लीडर से बात करेंगे तो शायद वो ट्रेन को जाने दें। राज कपूर बाहर आ गए। बाहर आकर स्टूडेंट से मिले। स्टूडेंट लीडर से पूछा कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या बात है? तो इस लीडर ने बताया कि वो लोग कई दिनों से शूटिंग देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन के लोगों ने उन्हें हर बार गलत लोकेशन बताई। जब भी वो अपनी क्लास बंक करके कॉलेज छोड़ के उस लोकेशन पर पहुंचते तो वहां उन्हें कभी भी कोई नहीं मिलता। इसलिए आज जब हमें पता चला कि आप लोग ट्रेन से जा रहे हैं तो हम सब यहां आधम के आपको और वहीदा रहमान को देखने के लिए हमें मजबूरन ट्रेन को रोकना पड़ा, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। देखिए साहब, हम आपसे मिल लिए, अब आप वहीदा रहमान को बाहर भेज दीजिए। राज कपूर ने इस भीड़ को देखा और
स्टूडेंट्स के तेवर को देखा और उन्हें लगा कि वहीदा रहमान को, एक लेडी को, बाहर नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा वहीदा रहमान बाहर नहीं आएंगी। तो विद्यार्थियों ने कहा क्यों नहीं आएंगी, उन्हें तो आना ही पड़ेगा, वरना हम ट्रेन जाने ही नहीं देंगे। राज कपूर और विद्यार्थियों के बीच में गर्मा गर्मी हो गई और बात यहां तक बढ़ गई कि राज कपूर ने साफ मना कर दिया, अंदर चले गए और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। यह बात स्टूडेंट्स को बहुत बुरी लग गई, उनका ईगो हर्ट हो गया। अब उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया, ट्रेन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। स्टूडेंट्स की यह हरकत देखकर राज कपूर को और ज्यादा गुस्सा आया और वो अपने कंपार्टमेंट से बाहर निकलकर उन स्टूडेंट्स को फिर फेस करने के लिए तैयार हो गए। माहौल बिगड़ता जा रहा था। राज कपूर के दोस्तों ने उन्हें समझाया कि भीड़ से मुंह लगना ठीक बात नहीं है, आपका इस तरह से डब्बे के बाहर निकलना ठीक नहीं होगा। लेकिन राज कपूर नहीं माने। तब उन्हें बड़ी मुश्किल से वहीदा के कंपार्टमेंट में धकेला गया और वहीदा रहमान से कहा गया कि राज कपूर को आप पकड़ के रखें। वहीदा बताती हैं कि ट्रेन के बाहर भीड़ पागल हो रही थी और ट्रेन के अंदर राज कपूर पागल हो रहे थे। वो बार बार राज कपूर से कह रही थी कि मैं एक बार दरवाजे पर चली जाती हूं, क्या बिगड़ जाएगा, मामला शांत हो जाएगा। मगर स्टूडेंट्स का ईगो था तो राज कपूर का भी ईगो था और उन्होंने कहा नहीं, मैंने एक बार मना कर दिया है तो तुम बाहर नहीं जाओगी। और फिर वो जिद पकड़ बैठे कि मैं जाके इनको फेस करता हूं। किसी तरह वहीदा ने, उनकी बहन ने और हेयर ड्रेसर ने राज कपूर को सीट पे जबरदस्ती बिठाया और उनके हाथ पांव पकड़ लिए। फिर भी राज कपूर काबू में नहीं आए तो आप यकीन नहीं मानेंगे, झपट्टा मार के वहीदा रहमान उनके सीने पे चढ़ के बैठ गईं। राज कपूर इस हरकत से टमाटर की तरह चेहरा लाल होने लगा। वहीदा बार बार उनसे कह रही थी नो राज जी नो, और ये कह रहे थे नहीं मुझे जाने दे। अब तक पथराव इतना तेज हो गया था कि कंपार्टमेंट के शीशे भी टूट टूट कर गिरने लगे। वहीदा रहमान आगे बताती हैं कि वो वक्त बहुत मुश्किल था। उन्होंने इससे पहले इतनी जबरदस्त और इतनी उग्र भीड़ कभी नहीं देखी थी। जब तक ये फैंस गाड़ी के अंदर घुस पाते उससे पहले ही पुलिस वहां पहुंच गई और उसने किसी तरह भीड़ को तितर बितर कर दिया। बात 1947 की है। अजीब सा माहौल था। देश के विभाजन को लेकर बहुत तनाव बना हुआ था। उन दिनों प्राण साहब लाहौर में रहा करते थे। वो लाहौर फिल्म इंडस्ट्री के एक एस्टैब्लिश्ड जाने माने एक्टर थे। प्राण साहब की उस वक्त शादी भी हो चुकी थी, एक बेटा भी था। पार्टीशन की वजह से जो माहौल बिगड़ रहा था उसे देखते हुए प्राण साहब ने अपनी पत्नी शुक्ला और बेटे को लाहौर से इंदौर भेज दिया। इंदौर में प्राण साहब की साली रहा करती थी। कहीं यह होगा कि अगर यहां से भागना पड़ा तो एक कोई तो ठिकाना होना चाहिए। प्राण जी की पत्नी शुक्ला जी और बच्चा जब सकुशल इंदौर पहुंच गए तो शुक्ला जी ने प्राण साहब को फोन किया और कहा कि बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए तो इंदौर आ जाइए। यह उनके बेटे की फर्स्ट बर्थडे थी, 11 अगस्त 1947। प्राण साहब ने कहा कि उनका आना मुश्किल होगा, बहुत सारे काम हैं, माहौल भी ठीक नहीं है। लेकिन शुक्ला जी ने जिद पकड़ ली और उन्होंने कहा अगर आप नहीं आएंगे तो बच्चे का मैं बर्थडे भी नहीं मनाऊंगी। अब प्राण साहब मजबूर हो गए और उन्होंने फैसला कर लिया कि वे इंदौर चले जाएंगे। सोचा एक हफ्ते के लिए इंदौर चल पड़ते हैं, बच्चे का बर्थडे मनाकर बीवी बच्चे से मिलकर वापस आ जाएंगे। तो एक हफ्ते की पैकिंग करने के बाद वो निकल लिए इंदौर के लिए। 11 अगस्त को उन्होंने बच्चे का बर्थडे धूमधाम के साथ मनाया। जन्मदिन के 2 दिन बाद ही लाहौर समेत उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में शुरू हो गए दंगे। खबरें यह आने लगी कि पूरा लाहौर खून में सन गया है और सैकड़ों लोग इन दंगों में अपनी जान गंवा चुके हैं। लाहौर में भारी तबाही हुई है। खबरें सुनकर प्राण ने अपने इष्ट देवता मुरली वाले का स्मरण किया और हाथ जोड़े और कहा कि अगर बीवी उन्हें इंदौर न बुलाती और इतनी जिद ना करती तो शायद दंगों की चपेट में वो खुद भी आ गए होते, जिंदा नहीं होते अपने बीवी बच्चे को देखने के लिए। तो इस तरह से बीबी की जिद ने प्राण साहब को दिया नया प्राणदान। हेलो हेलो,
नमस्कार, 92.7 बिग एफएम से अन्नू कपूर बोल रहा हूँ। आप कौन साहब हैं? हिरामन गवळी। हीरामन गवळी. जी सर. गवळी म्हणजे मराठी? मराठी. हा, मराठी माणूस. पुण्याहून बोलतो. पुण्यावर. श्री गजराज नर्तन करें, आम्ही पुण्याचे बामण तरे. हा जी. हा बस. गवळी साहेब सांगा साहेब. साहेब तुमचा प्रोग्राम बघून म्हणजे खूप आनंद होतो मला. हो साहेब, धन्यवाद. आपली फरमाईश काय आहे साहेब? तुमची फरमाईश साहेब फक्त एक गाणं, दोस्तीचं गाणं आहे, दोस्तानाचं गाणं आहे ना. सलामत रहे दोस्ताना हमारा, जी. बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा. हे गीत तुम्हाला पाहिजे? हा. हो साहेब, हो. तुम्हाला सादर करीत आहे हिरामन गवळी, पुणे, महाराष्ट्र. जी. नमस्कार जी, बहुत अच्छा लगा. हमारे जो हिंदी भाषी श्रोता हैं उनको मैं बता दूं, हीरामन गवळी ने पुणे से हमें फ़ोन किया और उनकी पसंद की बताई हमको. फरमाइश का गाना है दोस्ताना फिल्म से, बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा. नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. ट्रेजेडीज ऑफ बॉलीवुड में आज बात करेंगे उस कलाकार की जो अचानक फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गया था. किसी ने कहा कि वो मिसिंग है, किसी ने कहा कि वो मेंटल असाइलम में है, तो किसी ने कहा कि वो अब इस दुनिया में ही नहीं है. इस कलाकार का नाम था राज किरण. राज किरण का पूरा नाम था राज किरण मेहतानी. 19 जून 1956 को एक सिंधी परिवार में इनका जन्म हुआ था. राज किरण ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत 1975 की फिल्म से की, जिसे बनाया था BR इशारा. फिल्म का नाम था कागज़ की नाव. इसके बाद उन्होंने जो फिल्में की उनमें से जो प्रोमिनेंट फिल्म्स हैं वो है 1978 की किस्सा कुर्सी का, 79 में की शिक्षा, 79 की एक और फिल्म है प्रेमजाल, 1980 की नजराना प्यार का, 1980 में एक और फिल्म रिलीज हुई थी मनोकामना. 1980 में उन्हें वो फिल्म मिली जो उनके करियर में टर्निंग पॉइंट प्रूव हुई. फिल्म का नाम था कर्ज. डायरेक्टर सुभाष घई, को स्टार्स थे ऋषि कपूर, टीना मुनीम और सिमी गरेवाल. फिल्म में राज किरण ने ऋषि कपूर की पास्ट लाइफ का रोल किया था और इसी फिल्म की वजह से वो फिल्म इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश हो गए. एस्टैब्लिश होने के बाद राज किरण ने जो फिल्में की वो फिल्में तो चलीं, मगर उन फिल्मों के चलने का राज किरण को कोई फायदा नहीं हुआ. अर्थ चली, उसका फायदा राज किरण को नहीं हुआ. तेरी मेहरबानियां अच्छी खासी चली, लेकिन राज किरण को कुछ ना मिला. घर हो तो ऐसा, वो भी ठीक ठाक थी. जिस कामयाबी की तलाश राज किरण को थी वो नहीं मिल रही थी. निराशा मन में उतरती जा रही थी और ये निराशा धीरे धीरे इतनी हावी हो गई कि उनका प्लेजेंट नेचर बिगड़ने लगा. लोगों का कहना है कि वो सडनली गुस्सा हो जाते थे, भड़क पड़ते थे. पहले तो ये हालत घर में ही थी, मगर जल्द ही ये रूप बाहर भी आने लगा. उनके इस एटीट्यूड की वजह से फिल्म इंडस्ट्री ने उनसे किनारा करना शुरू कर दिया, काम मिलना बंद हो गया और धीरे धीरे वो फिल्म इंडस्ट्री से गायब ही हो गए. ये बात होगी 90s की. लेट 90s में राज किरण ऐसे गायब हुए कि ना दोस्तों को खबर थी ना रिलेटिव्स को खबर थी कि वो कहाँ हैं. जब उनके को एक्टर रहे ऋषि कपूर और दीप्ति नवल ने उनके बारे में जानना चाहा तो उन्हें ये जान के हैरानी हुई कि राज किरण की फैमिली को भी पता नहीं है कि वो कहाँ हैं. फिल्म और टेलीविजन डायरेक्टर विनोद पांडे ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि राज किरण ने ये पुत्थापार्थी के सत्य साई आश्रम में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की. उन्हें पुलिस ने पकड़कर बंद कर दिया था. बाद में दिलीप कुमार की सिफारिश पर उन्हें छोड़ा गया. इसके बाद राज किरण को कुछ दिनों वर्सोवा के एक नर्सिंग होम में रखा गया, जहां से बाद में उन्हें भेज दिया गया बायकल्ला के मसीना मेंटल हॉस्पिटल. इसके कुछ दिनों बाद राज किरण के बड़े भाई गोविंद मेहतानी उन्हें लेकर अमेरिका चले गए. राज किरण की तलाश में जब ऋषि कपूर ने राज किरण के बड़े भाई गोविंद मेहतानी से कांटेक्ट किया तो उन्हें पता चला कि राज किरण एटलांटा के एक मेंटल हॉस्पिटल में हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है. ऋषि कपूर को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि राज किरण अपने इलाज का खर्चा खुद उठा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें वहीं हॉस्पिटल में काम भी करना पड़ता है. काम करके जो मजूरी मिलती है उससे वो अपना इलाज कर रहे हैं. हालांकि इस खबर को
राज किरण की बेटी ने गलत बताया। उन्होंने कहा ये न्यूज़ सही नहीं है, और कहा कि राज किरण अमेरिका में थे लेकिन पिछले 8 सालों से मिसिंग हैं। उनको हम न्यूयॉर्क पुलिस और प्राइवेट डिटेक्टिव्स की मदद से ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी भी मिले नहीं हैं। अब सवाल ये उठता है कि राज किरण आखिर है कहाँ, एटलांटा के मेंटल हॉस्पिटल में या कहीं और। राज किरण की जिंदगी आज भी मिस्ट्री है, लेकिन आज हमने ट्रेजेडीज ऑफ बॉलीवुड में उनको याद किया, उनकी सलामती की दुआ करते हुए उनके ऊपर ही पिक्चराइज्ड एक गीत सुनवाने जा रहा। 1955 की फिल्म आजाद, दिलीप कुमार, मीना कुमारी, ओम प्रकाश, अचला सचदेव एंड प्राण। ये 55 की बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। एक से बढ़कर एक गाने थे। अपलम चपलम चपलाई रे, दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे, कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है, साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। ना बोले ना बोले ना बोले रे, घूंघट के पटना खोले रे, राधा ना बोले ना बोले। फिल्म को प्रोड्यूस किया था कोयम्बटूर के पक्षी राजा स्टूडियो ने और डायरेक्ट किया था SM श्रीमालू नायडू ने। संगीत दिया था C रामचंद्र का और नगमा निगार थे राजेंद्र कृष्ण। जब इस फिल्म को बनाया जा रहा था तब SM श्रीमालू नायडू के सामने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। उन्हें हर हाल में यह फिल्म 3 महीने में कंप्लीट करनी थी। प्राण साहब ने अपनी किताब में इसका जिक्र करते हुए बताया कि एक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट में यह क्लॉज था कि उन्हें एक साथ 3 महीने की डेट्स एक स्ट्रेच में देनी है, और साथ साथ एक सब क्लॉज भी यह था कि वो 3 महीने तक कोयम्बटूर में ही रहेंगे, बॉम्बे वापस नहीं आएंगे। और ऐसा हुआ भी। जब दिलीप कुमार, मीना कुमारी और बाकी के कलाकार शूटिंग के लिए कोयम्बटूर के एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां जैसे ही उन्होंने लैंड किया, उनके रिटर्न टिकट ले लिए गए और सारे टिकट्स को एक लॉकर में प्रोड्यूसर ने बंद कर दिया। साथ ही साथ एयरलाइंस को यह रिक्वेस्ट की गई कि इन 3 महीनों में अगर आजाद फिल्म का कोई भी कलाकार या यूनिट का कोई भी मेंबर बॉम्बे जाने के लिए टिकट लेने आए तो उन्हें टिकट ना दिया जाए। पूरे 3 महीने तक यूनिट का हर व्यक्ति कोयम्बटूर में रहा, सांभर इडली डोसा खाता रहा। शोलापुर के हमारे श्रोता वसंत शिर्के ने सवाल पूछा है। वो लिखते हैं कि उन्होंने कहीं पढ़ा था कि फिल्म बंबई का बाबू का देखने में भोला है, दिल का सलोना, बंबई से आया है बाबू चिनोना 1960 की फिल्म बंबई का बाबू का गाना है। फिल्म की कहानी लिखी थी राजेंद्र सिंह बेदी ने, म्यूजिक बाय SD बर्मन। गीत लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने। जिस गाने के बारे में आपने पूछा है वो एक्चुअलिटी में एक तेलुगु फिल्म से लिया गया है। इस गाने के पीछे की कहानी यह है कि 1955 में आई एक तेलुगु फिल्म राजुलू मराई में एक गीत था, एरुवाकू सगरो रन्ना चिन्ना। ये गीत इतना हिट था कि फिल्म के बाद लोग इस गाने को सुनने के लिए फिल्म को दोबारा चलवाते थे कि दोबारा चलाइए फिल्म, दोबारा दिखाइए गाना। लोग सीटियां मारते, पैसे फेंकते, नाचते। इस गाने पे वहीदा रहमान ने डांस किया था और यह उनकी पहली फिल्म थी। वहीदा रहमान अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं कि फिल्म राजुलू मराई में सिर्फ यही उनका एक डांस था, यही इतना सेगमेंट था, मगर ये इतना पॉपुलर हो गया, इतना हिट हो गया कि छोटे से काम से, एक डांस की वजह से ही लोग उन्हें जानने लगे और मानने लगे। ये फिल्म हिट थी और इसके साथ साथ ये गाना भी हिट हो गया। तेलुगु फिल्म को डायरेक्ट किया था T चाणक्य ने। इस फिल्म के करीब 4 साल बाद जब वहीदा हिंदी फिल्मों में आ चुकी थी तब SD बर्मन ने वहीदा रहमान को कॉल किया और यह गाना सुनाने के लिए कहा। वहीदा ने SD बर्मन से कहा कि दादा मुझे गाना वाना नहीं आता। दादा बोले मुझे पता है कि तुम लता मंगेशकर नहीं हो,
पर वो गाना फिर भी मेरे लिए गुनगुना दो। वहीदा रहमान ने गुनगुना दिया 2-3 बार। बाद में उसी गाने की धुन पर एस.टी. बर्मन ने बंबई का बाबू फिल्म के लिए ये गाना बनाया। देखने में भोला है दिल का सलोना, बंबई से आया है बाबू चिन्नन्ना। एक बात गौर तलब है कि तेलुगु और हिंदी दोनों गानों में एक वर्ड चिन्नन्ना कॉमन है। इसे हिंदी गाने में भी रखा गया है और तेलुगु में भी। तेलुगु में चिन्नन्ना का मतलब होता है छोटा भाई, चिन्ना यानी छोटा, अन्ना मतलब भाई, चिन्नन्ना। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो SMS कीजिए, लिखिए बिग स्पेस दीजिए सुहाना सफर और लिख डालिए अपना मैसेज या सवाल और भेज दीजिए 55454 पर। आज के लिए इतना ही, चलता हूं, प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, वंदे मातरम।